यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का साथ देने पहुंची ममता बनर्जी। सपा के साथ वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। देश में तेजी से कम हो रहा कोरोना का संक्रमण। बीते 24 घंटे में 70,000 से कम नए मामले। एक्टिव केस घटकर 10 लाख से कम। दिल्ली में बढ़ेगी सर्दी तो यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। थमेगा शोर, किसका होगा जोर। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है और सभी पार्टी रण क्षेत्र में उतर गए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर जोर किसका लगेगा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैं हूं पूजा वर्मा और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। आज आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी भी मौके पर रहेंगे मौजूद। तो देखिए, आज संकल्प पत्र जारी होना है और ऐसे में 11 जिलों के कुल 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को होगा मतदान। प्रचार आज थम जाएगा, शोर आज थम जाएगा और आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। तो सीएम योगी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। अगर बीजेपी की यहां पर बात करें तो बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल रैली करने वाले हैं। तो बीजेपी ने सीएम योगी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प जो लिया है, वो संकल्प आज पूरा होने वाला है और इसी के मद्देनजर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी। 11 जिलों के 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है और इस मतदान को लेकर यूपी में सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियों ने ताकत जोड़ दिया है। चलिए, खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर रही है। आज इस संकल्प पत्र में क्या कुछ अहम होने वाला है? देखिए, आपको बता दें पूजा की राजधानी में जहां एक तरफ आज ममता बनर्जी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी में कर रही है, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी जो अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। तो हालांकि उनका संकल्प पत्र 2 दिन पहले ही आ जाना था, मगर लता मंगेशकर के स्वर्गीय कोकिला बहन लता मंगेशकर के निधन पर जो है अमित शाह गृह मंत्री जो कि उन्होंने निरस्त कर दिया था, जिसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है घोषणा पत्र जारी कर रही है। अब देखना है कि आगामी चुनाव नजदीक है, ऐसे में घोषणा पत्र जो आ रहा है वो जनता के लिए कितना बेहद असरदार है और कितना बेअसरदार है। जी रवि, एक सवाल यहाँ पर और है कि देखिए, यूपी में जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, जो अहम वहाँ पर परेशानियां हैं लोगों की, रोजगार संबंधी हो, कोरोना काल में जिस तरीके से स्थितियां रही, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो आज जो घोषणा पत्र आ रहा है, गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद है, वहीं योगी आदित्यनाथ भी साथ में उनका समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में घोषणा पत्र जो आ रहा है वो जनता आपके देखना है कि 2022 का चुनाव नजदीक है, इस घोषणा पत्र में क्या अहम सवाल है। और बात करें बेरोजगारी की, चाहे वो कृषि विभाग से हो या जीएसटी से हो या वो तमाम नोटबंदी से जुड़ा हुआ सवाल है, मगर आपको बता दें कि जो संकल्प पत्र आ रहा है, इस संकल्प पत्र में आखिर क्या है, कुछ नया है या वैसे ही है जैसे आया था 2017 में। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि एक तरफ संकल्प पत्र इनका समाज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो दूसरी तरफ कल कांग्रेस पार्टी से भी जो है प्रियंका। बिल्कुल रवि, आपको यहाँ पर रोकेंगे और बिल्कुल यही खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी बता देते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस कल घोषणा पत्र जारी करने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कल घोषणा पत्र जारी करेगी
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी के साथ सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां इससे पहले कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी किया था, और ऐसे में खुद प्रियंका गांधी कल यानी कि बुधवार को घोषणा पत्र जारी करने वाली है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप जिक्र कर रहे थे कांग्रेस की घोषणा पत्र की, तो जहां एक तरफ आज बीजेपी अपनी घोषणा पत्र जारी कर रही है, वहीं कल बीजेपी अपनी संकल्प पत्र जारी कर रही है, वहीं कल जो कांग्रेस है वो भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। ऐसे में दोनों जो आज घोषणा पत्र है उसकी अगर हम तुलना करें तो कितना कुछ अलग होने वाला है और कितना असरदार होने वाला है? मुझे आपको बता दें, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। 3 से चुनाव होना है, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की माहौल है, जो 10 मार्च के अमेठी चुनाव होने और 10 मार्च को जो है आपके संसदीय चुनाव होने, तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा का घोषणा पत्र और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कितना अहम माना जाएगा, ये तो जनता ही तय करेगी। मगर बात करेंगे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये जो मुहिम है प्रियंका गांधी की, जो उनकी मुहिम में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कितना ये नारी निकेतन को लेकर, नारी सुरक्षा को लेकर कितने बड़े फैसले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कांग्रेस कहती है कि जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ऐसे में जो घोषणा पत्र दोनों तरफ का आ रहा है वो कितना अहम अब जनता मानेगी, ये अब तो देखना होगा। बिल्कुल रवि, हम एक छोटा सा सवाल आपसे और लेना चाहते हैं कि ये तो हमने बीजेपी की बात कर ली और यहाँ हम लगातार सपा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक बार बसपा के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वहां पर मौजूदा हालात यूपी में बसपा को लेकर क्या देखने को मिल रहे हैं? आपको बता दें कि भाजपा की बात करें तो 2009 से लेकर अब तक का जो उनका किरदार है, जो बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता एक तरह से रुझान बहुजन समाज पार्टी को देने को तो दिख रहा है, मगर दूसरी तरफ उनका कहीं ना कहीं न कोई प्रचार है न कोई से, तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब ये जो दो टक्कर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भाजपा, ये दो टक्कर, क्योंकि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ ममता बनर्जी जो है अखिलेश यादव को समर्थन देती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी को जो है कांग्रेस जो है तर्ज कसे हुए है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बात करें तो डबल इंजन की जो सरकार है, ये तमाम पार्टियां, तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां और तमाम जो है आपको बता दें कि कांग्रेस हो, बहुजन हो या समाजवादी पार्टी हो, तमाम नेता जो है अब भारतीय जनता पार्टी पर जोर कसे हुए हैं कि अब देखना है कि आगामी चुनाव नजदीक है तो जनता किसको सर का ताज पहनाएगी। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। आज जहां बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर रही है, वही कांग्रेस कल अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी। तो देखिए यूपी का जो चुनावी मैदान है वो आमने सामने अगर बात करें तो बीजेपी वर्सेस सपा हो गया है। यहाँ पर लगातार जो स्थितियां हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगी ममता बनर्जी, वहीं आज ममता बनर्जी लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और एक डिजिटल रैली को भी वो संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी सोमवार को लखनऊ पहुंची थी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका जोरदार स्वागत किया था। तो आज दोनों साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यूपी में ममता बनर्जी अखिलेश यादव को समर्थन दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के
विधानसभा के लिए पहले चरण के 58 सीटों पर चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे थम जाएंगे, यानी कि आज। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के इन सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 10 फरवरी को और मतगणना 10 मार्च को होगा। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के 11 चरणों के 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुए थे और 10 फरवरी से इस पर मतदान होना है। तो देखिए, 10 फरवरी को मतदान, 10 मार्च को मतगणना होने हैं और अगर नामांकन की बात करें तो विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुए थे। यहां पर विधानसभा चुनाव यूपी में हॉट सीट बन चुका है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन यूपी राज्य में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, यूपी का चुनाव लगातार जोर पकड़े हुए सभी पार्टियों ने यहां पर अपनी ताकत झोंक रखी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ वर्चुअल तरीके से लोगों को संबोधित करने वाले हैं, वर्चुअल रैली करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा की होगी, ममता बनर्जी उस समय होने वाली हैं, बसपा ने भी अपनी ताकत झोंक रखी है। तो लेकिन जो टक्कर है वो सपा और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मोकामा प्रखंड के मराची थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में अनियंत्रित कार ने 7 लोगों को कुचल दिया। वहीं इस हादसे में एक स्कूली छात्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे गांव में हुआ, जिसके लिए हम तमाम ग्रामवासी मर्माहत हैं। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि बार बार इस पॉइंट पर शेरपुर, मराची और इंग्लिश के बीच में अनेकों दुर्घटनाएं हो जाती हैं और यहाँ की जनता उग्र होकर के कितने बार रोड जाम किया डिवाइडर के लिए, लेकिन इस पर को अनदेखा किया जा रहा है। मैं वर्तमान सरकार से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जनहित को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ एक डिवाइडर दिया जाए, जिससे कि भविष्य में किसी की दुर्घटना ना हो। भीषण सड़क हादसा हुआ है। मोकामा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित कार ने 7 लोगों को कुचल दिया है और स्थिति ऐसी है कि जो घायल हैं उनका इलाज अस्पताल में जारी है। हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है, ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां कार ने 7 लोगों को कुचल दिया है। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जो परिजन हैं वो लगातार दुख व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल में जो घायल हैं उनका इलाज जारी है और इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना मोकामा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, कई लोगों की स्थिति गंभीर है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जो हादसा हुआ है काफी दर्दनाक और काफी भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। मोकामा गांव में यह है, रांची से पटना जा रही कार अनियंत्रित हो गई और उसने सड़क और मिठाई की दुकान पर खड़े लोगों को कुचल दिया। अब हादसे का शिकार हुए 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद पूरा इलाका सन्नाटे में तब्दील हो गया है। जी बिल्कुल मुन्ना, ये बताइए कि जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी फिलहाल स्थिति क्या है? ये देखिए, जो जिन 4 लोगों की का इलाज चल रहा है उनकी स्थिति अभी खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है और कई लोगों को पटना भेजा गया है। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि जिस गांव का वो छात्र कन्हैया कुमार इस हादसे में मौत का शिकार हुआ है, उसके गांव में मातम पसर गया और लोगों ने अपने घरों के चूल्हे बंद कर दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, 4 लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है।
गोपालगंज में तस्कर नए नए तरकीब ढूंढकर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला केटिया थाना इलाके की है, जहां पर भारी मात्रा में शराब के साथ बाइक सवार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की। भागलपुर के नवगछिया में सरस्वती पूजा के अवसर पर कई जगह पर कोरोना गाइडलाइन के अलावे कई तरह के मानक के अनुसार सरस्वती पूजा नहीं मनाई गई। जहां सरस्वती पूजा के अवसर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में बाल बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां बाल बालाओं के साथ कई युवा ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताया जा रहा है और अब ये लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मां और बच्चा दोनों को बेहतर उपचार के लिए परिजनों के द्वारा मुजफ्फरपुर ले जाया गया है। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ईओयू ने डीएसपी पर बड़ी कार्रवाई की है। तो ये पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोहतास के तत्कालीन अनुमंडल डीएसपी के ठिकानों पर रेड किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बक्सर स्थित पैतृक आवास पर पटना में चल रही है छापेमारी। तो ईओयू ने रेड किया है, छापेमारी हो रही है और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की तरफ से छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालू खनन के अवैध कारोबार में संलिप्त थे डीएसपी, जिसके बाद से पूरी कार्रवाई की जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, डीएसपी के ठिकानों पर रेड की जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? पदस्थापित है और इनको जो है अवैध बालू खनन में संलिप्तता पाई गई है, उस कारोबार में संलिप्तता पाई है गई है। इसके लिए उनके 2 ठिकानों पर अभी छापेमारी की जा रही है। पैतृक आवास बक्सर और पटना के असियाना नगर आवास पर लगातार छापेमारी की जो टीम है से अधिक है। वो कल ही 7 फरवरी को इस पर केस दर्ज किया था और आज पहले सुबह से इनके आवास पर रेड चल रही है। चलिए धीरेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू की छापेमारी जारी है। कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दरअसल अवैध बालू खनन कारोबार में संलिप्त थे डीएसपी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन चाइल्ड केयर यूनिट में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। दरअसल एमएनसीयू भवन और वाटर हार्वेस्टिंग कार्य में संवेदकों के द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर एएसडीएम सरफराज नवाज अस्पताल पहुंचे और निर्माण कार्य का जायजा लिया। जहां एसडीएम ने बताया है, माफ कीजिएगा, एएसडीएम ने बताया है कि जांच के क्रम में काफी अनियमितता पाई गई है और त्वरित कार्रवाई जो किया गया है वो किया गया और तुरंत इस कार्य को रोकने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कार्य की जांच भी की जा रही है और इसकी रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है। ये 1 साल हो गया, अभी तक ये कंप्लीट नहीं है। देख लो सर, शिशु सुरक्षा वार्ड जो बनाया जा रहा है, हाँ? उसमें भारी अनियमितता की शिकायत है। कहाँ पे? ये वाला जो बनना है, जी। इसी के लिए बुलाया तो आए हैं जी। हाँ, ये जो ईंट भी है, इसमें 2 नंबर ईंट यूज किया गया है। नाला भी बनाया गया वाटर हार्वेस्टिंग का जी। ये पैरामीटर तो ये सही नहीं है। ये तीनों का लेकर सर को दिए हैं, मेन उसी के लिए दिए हैं जो बन रहा है। हम लोग डीएम सर को लिख रहे हैं हम लोग।
इससे कुछ खड़ा करके चल जाएगा लोग, नहीं चलेगा। अभी कंडीशन ये है कि हमको फिर अस्पताल कोविड के लिए बनाना है, 60 मीटर 30 मीटर का भूखंड नजर नहीं आ रहा कहीं, कोई पेशाब खाना कहीं पैखाना, और कंडेम्ड वाला ये भी पड़ा हुआ आपको पोस्टमार्टम में, चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर के पहले ही घाट भाग। रांची के जगन्नाथपुर थाने में हत्या का मामला सामने आया, जहां रात के अंधेरे में नासिर अंसारी के घर पर 2 अज्ञात अपराधियों ने तकरीबन 14 राउंड गोलियां चलाई। वहीं यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और हादसे के बाद से परिजनों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही परिजन प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। रात को हम लोग अपने अपने कमरे पे सो रहे थे, तो अचानक 1 बजे गोलीबारी की आवाज़ आई। कम से कम लगातार 5 से 6 फायर राउंड गोली चली, तो फर्स्ट ही राउंड में फिर अचानक से मैं उठा और उठने के बाद अपने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखने गया, तो फिर से 40 सेकंड के बाद वो लोग 2 अज्ञात लोग थे जो बाइक में आए और फिर से मेरे घर की तरफ ही लगातार 7 से 8 बार फिर से दोबारा फायर आउट करने लगे। जान से मारने की कोशिश की जा रही है। आज तो गोली चली है, कल बम भी फेंका जा सकता है, तो हम लोग तो मालवे में ही दब के रह जाएंगे ना। पहले भी मर्डर हो चुका है, तो वो केस भी पूरा ठंडा हो चुका है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। हम लोग को उस पर भी संक्रमण में गिरावट। जी हां, बात अब कोरोना की करेंगे। भारत में कोरोना का कहर अब पहले से कम हो गया है। करीब 1 महीने के बाद लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 67,597 नए कोरोना केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि 1188 संक्रमितों की जान चली गई है, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए थे। वहीं 896 लोगों की जान भी गई थी। अच्छी बात यह है कि कोरोना 24 घंटों में 1,80,456 लोगों जो हैं वो ठीक भी हुए हैं, यानी कि 1,14,000 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 11वें स्थान पर है। तो यहाँ कोरोना की स्थितियों में लगातार सुधार देखने को मिल रही है और आंकड़े जो है वो अब 1 लाख से कम हो गए हैं। देखिए, नए मामले 70,000 कम, 70,000 मामले कम होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव खबर जरूर है। हालांकि ऐसे में जो सावधानियां हैं वो बरतना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना के मामले हैं, यानी कि संक्रमण दर है, संक्रमण के जो आंकड़े हैं उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। तो देखिए, देश में तेजी से कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राहत वाली बात जरूर है, ये अच्छी खबर जरूर है, लेकिन अच्छी खबर के साथ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारी सहयोगी एकता त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। एकता, ये राहत भरी खबर देशवासियों के लिए, कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं इसमें कमी देखने को मिली है और 70,000 से कम मामले दर्ज करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी पूजा, बिल्कुल ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की अगर रेट की बात करें तो उसमें लगातार कमी जो है वो देखी जा रही है और ये कहीं ना कहीं ये उपलब्धि जो है बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि रिकवरी रेट जो है वो भी बहुत अच्छी हो गई है और भारत में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो भी 5.2% हो गई है, जो कि काफ़ी अच्छी रेट जो है वो मानी जा रही है। और लगातार केसेस जो है, मौत के आंकड़ों की बात करें तो वो भी 1,128 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े जो है काफी ज्यादा दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का ये सबसे कम आंकड़ा जो है वो दर्ज किया गया है, क्योंकि 70,000 मामले जो है उससे भी कम मामले दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो भारत ने हासिल कर ली है, क्योंकि लगातार केसेस जब कम आ रहे हैं तो लोगों में एक राहत भरी सांस जो है वो भी लोग ले रहे हैं, क्योंकि कई सारी चीजों पर छूट जो है वो दी जा रही है, चाहे वो पार्क हो, स्कूल हो, इन सबों को खोला जा रहा है, क्योंकि जब केसेस कम आएंगे तो ऐसे में छूट मिलना जो है वो लाजमी हो जाता है, क्योंकि सरकार ने कई तरह के गाइडलाइंस लगाई थी और अब जब केसेस पे हमने काबू पा लिया है तो कई सारी चीजों में लोगों को छूट भी मिल रही है। लेकिन पूजा, इस बात पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब केसेस कम हो रहे हैं और गाइडलाइंस में भी कई तरह की छूट दी गई है, तो अब हमारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये और बढ़ जाती है कि जिस तरीके से
से हम लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते आ रहे थे, अभी भी हमें उसे पालन करने की जरूरत है, क्योंकि छूट मिलने से कहीं ना कहीं हमें और आपको ही फायदा हुआ है। क्योंकि शिक्षण संस्थान जब बंद थे तो काफी तरीके के लोगों को लॉस हुए थे, और अब जब उसको खोल दिया गया और सब कुछ जब पटरी पर आने लगा है तो हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम जो गाइडलाइंस जो सरकार ने जारी की है उसको पालन करें और लगातार मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अभी भी करते रहे। क्योंकि पूजा हम हमेशा से यही कहते आ रहे कि संक्रमण दर जो है सवाल वो आपसे लेना कम हुआ चाहेंगे, है। एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर स्थितियां बेहतर हो रही हैं, जहां एक तरफ अगर अलग अलग राज्यों की बात करें, बिहार ने भी कई राहतें दी हैं, कई रियायतें दी हैं, दिल्ली में भी अब सभी जो मॉल्स थे, सिनेमाघर थे, वो खोल रहे हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें तो यहाँ पर छूट मिल रही है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे, छूट तो मिल रही है, देश में वैक्सीनेशन के क्या ताजा हालात हैं, हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। जी पूजा, बिल्कुल वैक्सीनेशन के मामले में भी सरकार की सतर्कता जो है वो लगातार देखी जा रही है, और वैक्सीनेशन डोज जो है वो बड़े तादाद पे, बड़े पैमाने पर सभी को दिया जा रहा है। क्योंकि 18 वर्ष के बच्चों को भी दिया, किशोरों को भी दिया जा रहा है, साथ में बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर को पहले ही दे जा चुका है। तो पूजा कहीं ना कहीं ये जो संक्रमण दर जब कम हो रहे हैं तो इसका असर पूरा वैक्सीनेशन पर भी पड़ता है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगातार दिया जा रहा है, उसी का असर है कि संक्रमण दर जो है उसमें भी गिरावट देखी गई है। तो सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है और सारे भारतवासियों के लिए एक राहत भरी खबर जो है वो हमें आज देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देश में कोरोना के हालात अब सुधर रहे हैं, स्थितियां अब बदल रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी यहां कम नहीं होती है। DTV भारत भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसका पालन जरूर करें, क्योंकि यही एक हथियार है जिससे हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।